हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इस पूरे चैप्टर को इसी वीडियो में कवर करेंगे। पूरे नोट्स के साथ, पूरे क्लियर नोट्स और सभी जो भी डाउट हैं सभी क्लियर हो जाएंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऐसे परिवर्तन, इस टॉपिक को आप ध्यान दीजिए, इस ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण हो जाए उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग लेता है यह हम देख लेते हैं। तो आप दूसरा बिंदु देखिए, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद किसे कहते हैं, यानी जो बनता है। तो ऐसा पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उससे क्या कहते हैं, उत्पाद। तो फिर से आप क्लियर कर लीजिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के लिए आइए हम देखते हैं कुछ रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। तो हमने कुछ उदाहरण यहाँ लिख रखे हैं। पहला है भोजन का पाचन। जैसे हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है तो हम कहते हैं कि हमारे अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुई। जैसे श्वसन हो गया, हमने ऑक्सीजन लिया और फिर उसे अंदर हमारे शरीर के अंदर प्रक्रिया हुई, यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई जिससे श्वसन की क्रिया हुई और CO2 हमने निष्कासित किया। अगला है लोहे पर जंग लगना। जैसे लोहे पर जंग लग जाता है तो उससे हम कहते हैं कि उस पर जंग लग गया है, जिससे हम मतलब निष्कर्ष निकालते हैं कि इससे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसी तरह और एग्जाम्पल हैं। तो आइए चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के क्या प्रेक्षण है। प्रेक्षण मतलब होता है लक्षण, यानी जैसे रासायनिक अभिक्रिया हो गई तो उसमें क्या परिवर्तन आ गया, क्या लक्षण उसमें दिखते हैं। तो लक्षण यह दिखते हैं कि एक पहला तो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर हम कहें कि हमने भोजन लिया तो उसमें अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, यानी हमने ठोस खाया, द्रव खाया, पानी पिया और हमारे पेट के अंदर गया तो मिश्रित रूप से हमें एनर्जी भी प्रदान कर रहा है, उसकी अवस्था चेंज हो गई है। रंग में भी परिवर्तन, तापमान में भी परिवर्तन। जैसे उदाहरण के लिए हमने दूध को लिया, दूध को हमने गर्म किया, जैसे वो फट गया तो दूध का रंग में कुछ तो परिवर्तन होगा और उसके अवस्था में भी परिवर्तन होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, यानी जैसे अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया है और वह परिवर्तित हो रही है, यानी रासायनिक परिवर्तन को ही हम अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ आप जान लीजिए और एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये अभिकारक है, ये एक अभिकारक है और ये एक उत्पाद है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल लगे हुए हैं। जिंक यानी Zn और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 लगे हुए हैं और इनमें अभिक्रिया होती है। तो अभिक्रिया होकर क्या बनता है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट मतलब होता है ZnSO4 बनता है, ZnSO4 बनता है। ओके। और इसी प्रकार एक और है रासायनिक समीकरण। वो तो शब्द समीकरण थे, यानी उसमें हम केवल शब्द के माध्यम से बता सकते थे, लेकिन अब क्या हो, सूत्र के माध्यम से बताएं। जैसे Zn प्लस H2SO4 और रासायनिक अभिक्रिया हुई तो ZnSO4 प्लस H2 बन गया। यानी उदाहरण के लिए जैसे इसी आप एग्जाम्पल के जरिए समझिए, जिंक को हम Zn से रिप्रेजेंट करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला H2SO4 होता है। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे हम बराबर से शो करते हैं, बराबर से, अथवा हम तीर का चिन्ह लगा देते हैं। तो हम यह कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जान लेते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है।
रासायनिक समीकरण में तत्व के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र इनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। तो हम अगले थोड़े देर बाद देखेंगे, लेकिन पहले परिभाषा देख लेते हैं और इसी का उदाहरण हम इसी वीडियो में देखेंगे। और आपको बता दें कि इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर को कवर करेंगे। अगला है कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि इसमें आवश्यक परिस्थितियां मतलब माध्यम एक प्रकार से होता है, किस माध्यम में हमारी अभिक्रिया हो रही है, ताप के में हो रही है कि दाब में हो रही है, मतलब कौन सा परिस्थिति रखे हुए हैं वह तीर के ऊपर लिखते हैं अथवा नीचे। अभी हम इसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, हमारा ये टॉपिक आ गया है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम के मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम का फॉलो करते हुए हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम है क्या। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, इसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। और अगला है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। इसी को फॉलो करते हुए हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखते हैं। तो आइए चलिए चरणबद्ध तरीके से हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीखते हैं। तो हम पहला चरण लेते हैं। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमने लिया है Fe+H2O मतलब जल, और हमने तीर के आगे लिख दिया प्रोडक्ट यानी Fi2O3+H2। अब आप देख रहे हैं कि Fi इस तरफ 2 Fi है और इस तरफ 1 Fi यानी आयरन 1 है और इस तरफ आयरन 2 है। अब इसे हमें संतुलित करना है, यानी इसी तरफ भी 2 आयरन होना चाहिए और इसी तरफ भी 2 आयरन। और आप देख रहे हैं कि इस तरफ O3 है और इस तरफ O1 है। तो आपको ऐसा मतलब इसके परमाणुओं की संख्या को देखते हुए आपको ऐसा अंदाजा लगाना है कि हमें किस जगह कितना अंक लिखें कि इनकी संख्या बराबर हो जाए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हम चरणबद्ध तरीके से संतुलित करना सीखते हैं। तो पहला है कि समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की संख्या नोट कर ली जाए। यानी जो परमाणु हैं आप देख रहे हैं कि Fi और H2O और Fi2O3 इन सभी को आप नोट कर लीजिए। हालांकि ये थोड़ा कठिन है, लेकिन आप बस इतना फॉलो कीजिए कि आपको इसमें परमाणुओं की संख्या बराबर करनी है। यानी H2SO4 H2H2 बराबर हैं और Fi2 और यहाँ Fi1 है। तो आपको ऐसा कोई बताना है कि यहाँ भी 2 Fi है, इस तरफ 2 Fi और इस तरफ 1 Fi है। तो हम इस तरफ 2 लगा दें तो 2 Fi इस तरफ भी हो गया, 2 Fi इस तरफ भी हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे हो 2 Fi हो गया ना दोनों तरफ। और आप थोड़ा देखिए कि इस तरफ O3 है, इस तरफ O3 है। अगर हम क्या करें कि इस तरफ भी 3 लगा दें आगे, ध्यान रहे कि हम आगे लगाते हैं। तो 3 मैंने लगा दिया, तो यहाँ तो 3 दूनी 6 H2H हो गया है ना। वो तो 3 हो गया है, लेकिन H2 जो है वहाँ 6 हो गया, यानी H 6 हो गया है। तो हम इस तरफ 3 लगा देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सभी परमाणुओं की संख्या बराबर है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें डिटेल वीडियो आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, इस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। और आज की इस वीडियो में हम थोड़ा जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो पहला है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे A+B मिलकर C बनाएं, इसी को हम संयोजन मतलब होता है जुड़ना, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़कर एकल पदार्थ बना लें। इसी प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जैसे कोयले का दहन, C मिला O2 मिला बराबर इसने क्या बनाया CO2, इसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और एक एग्जांपल हम और लेते हैं, जैसे जल का निर्माण, 2 H2O लगे 2 H2 लगे और 1 ऑक्सीजन लगा
और इसने क्या बना लिया, जल, यानी इसने पानी का निर्माण किया। आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं दूसरी अभिक्रिया में। दूसरी अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब होता है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकले, यानी उत्पाद तो बन ही रहा है, अगर उत्पाद बन रहा है लेकिन उसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो, यानी ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का उत्सर्जित होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। तो जैसे अगर हम किसी कार्बन को ले लें और उसे जलाएं, तो जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो C और कार्बन को लिए O2 और इसको आप जानते हैं CO2 बनेगा, लेकिन इसमें ऊष्मा भी निकलेगी। यदि आप कार्बन को जलाते हो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो उसमें ऊष्मा भी निकलेगी, तो इसे हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आइए अगली अभिक्रिया की ओर बढ़ते हैं। अगला है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन क्या है? इस अभिक्रिया में क्या होते हैं कि एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक मतलब पदार्थ बनाते हैं। उस संयोजन अभिक्रिया में क्या था कि दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते थे, और वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो पदार्थ बनाएंगे या दो से अधिक बनाएंगे। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो पहला है ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा के द्वारा किया गया वियोजन। जैसे अगर हम पहला पदार्थ है यानी पानी है, अब पानी को हम कैसे तोड़ेंगे, तो पानी को हम भाप बना देंगे, यानी उसमें ऊष्मा दे देंगे और वह पानी दो भागों में टूट जाएगा। कैसे? एक तो या फिर ऑक्सीजन बन जाएगा या फिर हाइड्रोजन बन जाएगा। उसमें भी ऊष्मा वियोजन, यानी ऊष्मा, उसमें एक प्रकार की ऊष्मा लग रही है ना, हमने ऊष्मा दिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको हम क्लियर करने वाले हैं। जैसे इसमें चूना पत्थर को लिया है। वैद्युत वियोजन, इसमें वैद्युत वियोजन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वैद्युत वियोजन हालांकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम भी फिर भी पढ़ लेते हैं। तो विद्युत वियोजन का मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला, मतलब विद्युत धारा हम प्रवाहित किए और उसका वियोजन हो जाए, तो इसी को हम कहते हैं वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो एक उदाहरण के जरिए हम समझते हैं। इसमें एक प्रोसेस बताया गया है कि जल लिया है और उसका विद्युत धारा, मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई जिससे वहाँ 2H2O, अब 2H2O किस पर उत्सर्जित होगा? H2 आप जानते हैं कि धनात्मक होता है, तो धनात्मक किसको अट्रैक्ट करेगा? ऋणात्मक को ना। तो ऋणात्मक किस कौन है? एनोड की कैथोड, तो ऋणात्मक को हम कैथोड कहते हैं। तो कैथोड पर H2 और एनोड पर O2, तो हम दो भागों में से वियोजित कर दिए। आइए अगला थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और है प्रकाशीय वियोजन। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यदि वियोजन होता है तो उसे हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। अगला है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा या प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे ऊष्मा शोषी, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है तोड़ने के लिए अभिकारकों को, उसे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी विस्थापन अभिक्रिया में जो अधिक क्रियाशील तत्व रहेगा वह कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। जैसे आपने देखा कि Fi है CuSO4 है और अभिक्रिया हुई तो Fi ने Cu को विस्थापित कर दिया। तो आप देख सकते हैं Fi ने Cu का जगह ले लिया, Cu यानी कांपर का जगह ले लिया और कांपर को अलग कर दिया, तो उसी को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आप नोट्स को नोट कर सकते हैं और इसे समझ कर याद कर सकते हैं। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, इसे थोड़ा आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें Na2SO2 है, यानी Na2SO2 है, यानी सोडियम सल्फेट है, और यहाँ BaCl2 है। अब आप देख रहे हैं कि जो BaCl2 है ये इस तरफ देखिए Na2 है, जो Na2 इस तरफ है वो क्या कर रहा है कि थोड़ा हम फिर से लेते हैं। इस तरफ Na2 2 है और Na2 ने इस Cl का स्थान लेने की कोशिश की है ना, देख रहे हैं आप, और ये इसका स्थान लिया है। अब देख रहे हैं फिर से हम एक बनाते हैं, ये इसके साथ जुड़ा है, थोड़ा गलत हो गया, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ऐसा अभिक्रिया हुई है। मतलब ये ना जो सोडियम है वह क्लोरीन के साथ जुड़ा है और जो बेरियम है वह सोडियम मतलब सल्फेट से जुड़ा हुआ है, तो यानी विस्थापित कर दिए हैं ये दोनों आपस में मिलकर।
अगला अभिक्रिया ये देखते हैं, उपचयन एवं अपचयन। आप इसे नोट कर लीजिए और समझ कर लिखिए और पढ़िए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आइए चलिए हम अगले अभिक्रियाओं की ओर बढ़ते हैं। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, आप ये नोट कर लीजिए, अथवा हाइड्रोजन का घटा या ह्रास होता है। यानी उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। जैसे CO2 में क्या हुई है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है ना, तो इसे हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। आइए आगे हम देखते हैं अपचयन अभिक्रिया को। अपचयन अभिक्रिया में इसका उल्टा, ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ठीक इसी प्रकार इसमें भी CuO है, यानी कॉपर ऑक्साइड है, और H2 है। इस आप देख सकते हैं कि इसमें जो हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है, वृद्धि मतलब एक प्रकार से हाइड्रोजन का ह्रास नहीं हुआ है, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास मतलब कमी हुई है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और अगला है कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। तो आइए हम उपचयन अभिक्रियाओं का थोड़ा प्रभाव के बारे में पढ़ लेते हैं। संक्षारण, जब कोई धातु को हम किसी नमी वाले जगह पर ले जाते हैं तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है भूरी भूरी, जिसे हम उसके जंग कहते हैं, और इसी पूरी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना संक्षारण के उदाहरण हैं। और इसे हम कैसे, मतलब कि संक्षारण को कम करने के क्या तरीके हैं, तो हम पेंट कर सकते हैं, उस पर ग्रीस चढ़ा सकते हैं और तेल भी लगा सकते हैं। और अगला है विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता किसे कहते हैं, ये थोड़ा देख लेते हैं। जैसे चिप्स हो गया, आप देखते हैं कि जो 5 रुपए वाला पैकेट का चिप्स आता है उसमें एक गैस भरी होती है जो कि काफ़ी फूला रखती है, उसको विकृत नहीं होने देती। यानी उससे आप देखते हैं कि जो उससे अगर हम पैकेट फाड़ कर खाते हैं तो उसके कुरु कुरु की आवाज़ आती है, मतलब वो अभी खराब नहीं हुआ है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो आइए इसका थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं। वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। उपचयित मतलब ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनमें उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम विकृत गंधिता कहते हैं। यानी उसकी अवस्था को विकृत कर देना विकृत गंधिता कहलाती है। अब कर देना मतलब नहीं, वो अपने से हो जाता है, उपचयित हो जाता है। आइए थोड़ा इसके उपाय के बारे में देख लेते हैं, मतलब इसको रोकने का क्या उपाय है। तो हम उसके रोकने के लिए क्या करेंगे कि प्रति ऑक्सी कारक का उपयोग करेंगे। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे हम, नाइट्रोजन गैस का। वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखेंगे, यानी जिसमें वायु का आदान प्रदान ना हो सके उसमें हम अपने खाद्य सामग्री को रखेंगे। और वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस, मतलब जो अभी मैंने बताया। और शीतलन, शीतलन का मतलब होता है कि एक प्रकार से फ्रिज, जिसे हम फ्रिज में मतलब फ्रिज को सामान में रखा जाता है ना सुरक्षित रखने के लिए, तो इसी शीतलन का उसी के लिए उपयोग है। तो मैंने इस पूरे पाठ को एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की थी। तो आई होप यह नोट्स आपको समझ में आया होगा। तो आप इस पूरे नोट्स को अपने कॉपी में लिख लीजिए और क्लियर बाय क्लियर दोहराइए इसे। धन्यवाद।